कार सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक जो वन लाइनर जिसमें हम अभी मध्यकालीन भारत का जिसमें प्रारंभिक काल है वो भी चल रहा है, उसका भाग एक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग एक में हमने अब तक पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 60 तक। आज जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 61। सो 61 से हम शुरू करेंगे। पूरी सीरीज देखने के लिए अगर आप देखते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हमारे चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको काफ़ी ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम्स हो, वनडे एग्ज़ाम जिसमें कि आपका आ गया एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग, जितने भी वनडे एग्ज़ाम टाइप की चीज़ें हैं वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, मान लो आप एक नागरिक हैं भारत देश के, पढ़े लिखे हैं, तो आप जब ये जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज का मतलब हो गया सामान्य अध्ययन, जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक अलग ही रहता है। आपको हिंदी पढ़नी आती है, हिंदी में ही सारे हमारे वीडियोस हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि रील्स देखने के बजाय आप इस टाइप की वीडियोस प्रेफर करें। मैं नहीं कह रहा कि हमारे चैनल पे ही देखें, आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिस भी टीचर को पसंद करते हैं उसके वीडियो देखें, ताकि आने वाला टाइम जो है अपने बच्चों के साथ आप बिताएं तो कुछ एक कहते हैं कि वैल्यूएबल टॉपिक पे चर्चा करें। ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जब बैठें तो आप एक एक वैल्यू एक क्रिएट करें बच्चों के सामने। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, जरूर जरूर जरूर। तो आज का हमारा ये दूसरा पार्ट है, पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। पार्ट वन में हमने लगभग जो है 60 क्वेश्चन किए हैं। आज पार्ट टू की बात करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 62 से बात करेंगे, 61 से बात करेंगे। तो देर न करते चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। कुछ लोग चंदर बरदाई भी कहते हैं, लेकिन ये चंद बरदाई ही है। पृथ्वीराज रासो। आलखंड के लेखक कौन है? आलखंड के महाराज जगनिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर लेके चले जाते हैं। आल्हा जो पढ़ते हैं गांव में, अवध क्षेत्र में बेसिक गाया जाने वाला एक, बेसिकली अवध क्षेत्र बुंदेलखंड का है बेसिकली ये आल्हा। तो आलखंड के रचयिता जगनिक। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा, मतलब पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने लिखा। इन क्षेत्रीय राजाओं का मुख्य योगदान क्या था? मतलब जिसमें आपके जो क्षेत्रीय राजा थे, जैसे चोल हो गए, राजपूत हो गए, ये सब क्षेत्रीय राजा कहे जाते थे। तो इनका जो मुख्य योगदान था वो था कला, साहित्य और वास्तुकला। फॉर एग्जाम्पल जो क्षेत्रीय राजा हैं वो मतलब इनका एक कला में, या आप कह लें कि निर्माण शैली इनकी एक उत्कृष्ट लेवल की थी। जैसे हम बात करें गुप्त काल की अगर, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। इनकी साहित्य की जो एक लिटरेचर को लेकर प्रेम था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो इन तीनों चीज़ों का उत्कृष्टता हुआ, मतलब इन तीनों, ये तीनों चीज़ें जो हैं काफ़ी ऊपर गई। अब बात करते हैं, परमार शासक भोज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? भोज महाराजा, जो महाराजा भोज थे वो विद्या और कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजपूतों का उदय किस काल में हुआ? मध्यकाल में। राजपूतों का उदय हुआ मध्यकाल में। राजपूतों का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान। मेवाड़ के राजपूत शासक कौन थे? राणा सांगा, राणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो मेवाड़ से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राणा प्रताप और अकबर के बीच। राजपूतों की वीरता का प्रतीक क्या है? शौर्य और बलिदान। राजपूतों का सामाजिक जीवन कैसा था? सामंती और योद्धा प्रधान।
राजपूतों ने किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला और वास्तुकला। राजपूत राज्यों के पतन का मुख्य कारण क्या था? आपसी कलह, मुगलों का आक्रमण। और यहाँ पर अगर मुख्य कारण मुझसे कोई पूछेगा क्या है, तो मैं बताऊंगा सब मुख्य कारण है मतलब आपसी कलह। आपसी कलह जब हो गई, एक दूसरे को जलने लगे, आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए बाहर 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 से उन्होंने मुगलों को बुलाया था। मंदिर स्थापत्य की मुख्य शैलियाँ कौन सी है? नागर, द्रविड़, वेशर। आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2023 में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनाग्रेशन। तो ये अगर कोई पूछता है कि राम मंदिर किस शैली में बना है, तो बताना है, आंसर आपका होगा नागर शैली में। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और यह है स्टैटिक का, और कहोगे करंट का है। स्टैटिक से जुड़ा हुआ करंट का क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तरी भारत में। ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण भारत। बेसिकली द्रविड़ जो शब्द है ये दक्षिण भारत का ही है। तो कहीं भी ऐसा कुछ आता है, आर्य बेसिकली उत्तर भारत का है और द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत का है। वेशर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्कन क्षेत्र, मध्य भारत में। जो आपका हो गया ये मध्य प्रदेश के आसपास का नीचे का एरिया स्पेशली। नागर शैली में मंदिरों का आधार कैसा होता है? वर्गाकार या आयताकार? वर्गाकार मतलब कुछ इस टाइप का, या फिर इस टाइप का। नागर शैली के मंदिरों में शिखर का आकार कैसा होता है? घुमावदार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर क्या होता है? शिखर। गर्भगृह का मतलब होता है जहां पर भगवान की मुख्य प्रतिमा होती है। जो भगवान है उनकी मुख्य प्रतिमा होगी, उसी गर्भगृह कहते हैं। नागर शैली मंदिरों में मंडप का क्या कार्य होता है? तो दर्शन के लिए स्थान। नागर शैली के मंदिरों में अंतराल का क्या महत्व है? गर्भगृह और मंडप के बीच का स्थान। नागर शैली के मंदिरों में आमलक क्या होता है? शिखर के ऊपर का पत्थर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आमलक क्या होता है, अंतराल क्या होता है, मंडप क्या होता है, इस टाइप से। नागर शैली के मंदिरों में कलश क्या होता है? शिखर के ऊपर का धातु का आभूषण। नागर शैली में के मंदिरों में जगमोहन क्या होता है? मुख मंडप। जगमोहन मतलब मुख मंडप। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित होती है? तो जो अभी हम बात कर रहे थे, गर्भगृह किस देवता की होती है, तो मुख्य भगवान जो होता है उसकी मूर्ति होगी। नागर शैली के मंदिर के कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर हालांकि अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ये पूरा मंदिर नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यहाँ पूजा नहीं होती। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर बहुत अच्छा शहर है, जाओ घूम के आओ, काफ़ी साफ सुथरा है। लिंगराज मंदिर है वहीं पे। कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। और तुम्हारा अयोध्या का राम मंदिर भी आ गया इसमें, ये भी लिखना है, अगर विकल्प में है और नहीं भी है तो इसको भी याद रखना है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार कैसा होता है? वर्गाकार या आयताकार? मतलब दोनों में बात एक ही हो गई, सिमिलर बात है ये। द्रविड़ शैली के मंदिरों का शिखर कैसा होता है? पिरामिड टाइप का। पिरामिड मतलब कुछ इस टाइप का। इनका शिखर जो होगा वो इस टाइप का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर क्या होता है? उत्तर है इसका विमान। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंडप का क्या कार्य होता है? दर्शन, नृत्य, सभा के लिए स्थान। नृत्य मतलब यहाँ पे जो भरतनाट्यम टाइप की चीज़ें जो थी, भरतनाट्यम इस टाइप के जो मंदिरों के, ये बेसिकली मंदिरों के समर्पित नृत्य था, तो ये सब करने के लिए मंडप का प्रयोग करते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में अंतराल का क्या महत्व है? अब वहाँ अंतराल का मतलब कुछ और था, और यहाँ पे गर्भगृह और मंडप के बीच का स्थान, हालांकि ये वाला सेम है।
द्रविड़ शैली के मंदिर में विमान का क्या अर्थ होता है? शिखर। और वहाँ पे शिखर होता था कलश या उसके ऊपर का भाग, मतलब कलश जिस पे होता था वो होता था वहाँ पे शिखर। द्रविड़ शैली के मंदिरों में कलश का क्या अर्थ? विमान के ऊपर का आभूषण। बात एक ही है लगभग आसपास, लेकिन नाम बदले हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंडपों के चारों ओर क्या होता है? परिक्रमा पथ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में जलाशय का क्या महत्व है? पवित्रता और अनुष्ठान। द्रविड़ शैली के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हैं? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, कांचीपुरम के मंदिर। ये सब उदाहरण हैं द्रविड़ शैली के। बेसर शैली के मंदिरों में किस शैली का मिश्रण है? नागर और द्रविड़, मतलब नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, ये बन गया बेसर शैली। मतलब उत्तर दक्षिण को मिला दिया तो बेसर शैली बन गई। बेसर शैली का आकार कैसा होता है? तारे के आकार का, स्टार, एस्ट्रिक फॉर्म में। बेसर शैली के मंदिरों में शिखर का आकार कैसा होता है? तो अर्ध गोलाकार। बेसर शैली के मंदिरों में मंडप का क्या कार्य होता है? दर्शन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। बेसर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर क्या होता है? शिखर। बेसर शैली के मंदिरों में स्तंभ कैसे होता है? विस्तृत और अलंकृत। बेसर शैली के मंदिरों के कुछ प्रमुख उदाहरण क्या हैं? बादामी के मंदिर, ऐहोल के मंदिर, पट्टडकल के मंदिर। ये सारे उदाहरण हैं बेसर शैली की। नागर शैली के मंदिरों में रेखा प्रसाद क्या है? मंदिर का शिखर। द्रविड़ शैली के मंदिर में मंडपम क्या है? मंडपम मतलब मंडप। बेसर शैली के मंदिरों में शिखरा क्या है? मंदिर का शिखर। सब शब्दों का गेम है यहाँ पर। हालांकि आप ऐसा अगर ऑप्शन में आता है तो पूर्ण विश्वास है कि आप इसको सही करके आएंगे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। किस शैली में मंदिरों में गोपुरम पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में। किस शैली में मंदिरों में शिखर घुमावदार होते हैं? नागर शैली में। किस शैली में मंदिरों में शिखर पिरामिड के आकार के होते हैं? द्रविड़ शैली। किस शैली में मंदिरों में स्तंभ अलंकृत होते हैं? बेसर शैली में। स्तंभों पर चित्रकलाएं बनाई जाती हैं, मतलब कलाओं से उनको सजाया जाता है, इसलिए अलंकृत कहा गया है। किस शैली में मंदिरों का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा होता है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में मंदिरों का आधार चौकोर होता है? नागर और द्रविड़ में चौकोर होगा, मतलब चौकोर होगा इस टाइप का, वृत्ताकार या तो फिर आयताकार। किस शैली में मंदिरों में तारों का होता है? तो बेसर शैली। रिवीजन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? किस शैली मंदिरों में कलश शिखर के ऊपर स्थापित किया जाता है? नागर और द्रविड़ दोनों शैली में। किस शैली में मंदिर निर्माण ज़्यादातर पत्थर से ज़्यादा? द्रविड़ और बेसर शैली में। तो आज तक हम आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 117 तक। कल हम आएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और कुछ भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है तो कृपया शेयर करें। डाउट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सागर, आपको चैनल पे यूट्यूब पे सागर जीएस वर्ल्ड के नाम से चैनल मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है इसको सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। मिलते हैं इसके भाग 3 में।